बेयर ट्रांसप्लांट का ट्रेंड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस सर्जरी को करवाने से पहले आप ये जान लें कि क्या आपको इसके बारे में पूरी सच्चाई पता है। सिर्फ बेयर ट्रांसप्लांट कहानी का एंड नहीं है। इसके साथ जो आने वाले रिस्क हैं, इन्फेक्शन, अनइवन ग्रोथ, लॉन्ग टर्म स्कारिंग या नमनेस, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं डॉक्टर शिल्पी विधानी हूँ और मैं एसबी एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी में एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। और मैं अपनी प्रैक्टिस में हेयर ट्रांसप्लांट एंड बेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉमनली करती हूँ। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या वो रियल रिस्क्स हैं बेयर ट्रांसप्लांट के, जो आपको सोशल मीडिया से नहीं पता चलते। जब आप बेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी फिटनेस, वेदर आप फिट हैं सर्जरी करवाने के लिए या नहीं। तो इसमें दो चीज़ों की फिटनेस आती है। एक तो आपकी जो बॉडी की एक जनरल फिटनेस है, जिसमें कि आपके सिस्टमिक डिजीजेस को रूल आउट किया जाए, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और ये सारी चीज़ों को रूल आउट करके देखा जाए कि आप इस सर्जरी को करवाने के लिए फिट हैं। अब सेकंड है जो हेयर की हेल्थ है, हेयर हेल्थ एंड स्किन हेल्थ। मतलब जहां से हम हेयर ले रहे हैं वो हेयर कितनी हेल्दी है, स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पहले से कोई फंगस तो नहीं ग्रो कर रहा। अगर हम वहां से डोनर एरिया ले रहे हैं तो फिर हम जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि वहां का इन्फेक्शन फिर यहाँ आ जाएगा। और जहां पे हम डालने वाले हैं हेयर फॉलिकल्स, मतलब कि जो फेस की स्किन है उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो एक्सेसिवली थिन है, वहां पे कोई स्कार है, अगर आपके बेयर्ड में पैची ग्रोथ है तो वो क्यों है, क्या उसका अदरवाइज ट्रीटमेंट पॉसिबल है या नहीं। तो ये सब चीजें हैं डिसाइड करने वाली आपको बेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने से पहले। इसीलिए एक एक्सपर्ट की सलाह बहुत जरूरी है। तो हमने जब देख लिया कि ठीक है, जो स्कैल्प है वो भी सही है और स्किन भी ठीक कंडीशन में है, तो हम बेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के आसपास अगर बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो इसमें एक रियल ब्लीडिंग का रिस्क होता है। जब हम स्कैल्प से हेयर लेते हैं तो भी ब्लीड हो सकता है, और जहां हम डाल रहे हैं वहां पे भी ब्लीड हो सकता है। इस ब्लीड से वैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप देखिए कि जब हम बेड का जो हेयर है वो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके अराउंड अगर ब्लीडिंग होगी तो जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है बहुत ही डेलिकेट फेज में जब ग्राफ्ट होते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होता है। अगर वो हो ही नहीं पा रहा तो आपका बेयर ट्रांसप्लांट का फेल होना तो बिल्कुल तय है। तो इसलिए सप्लीमेंट्स को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। और जो ब्लीडिंग, अगर मान लीजिए आपने सप्लीमेंट्स नहीं स्टॉप किए और ब्लीडिंग हुई है और ब्लड क्लॉट है, तो जो ब्लड क्लॉट के स्कैब्स हैं वो फूड फॉर बैक्टीरिया हैं। स्किन में वैसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो बैक्टीरिया उन पे फीड करके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और जो भी आपने मेहनत की है बेयर ट्रांसप्लांट करवाने में वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। इनफैक्ट कहीं ग्रोथ आएगी कहीं नहीं, तो ये पैची ग्रोथ के लिए भी आपको बाद में ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ब्लीड कंट्रोल हो, और इसमें ज़रूरी है कि आप अपने सप्लीमेंट्स को पहले ही स्टॉप करें। अब हम आते हैं इन्फेक्शन के रिस्क पे। तो इन्फेक्शन बहुत कारणों से हो सकता है। इन्फेक्शन अनहाइजीनिक कंडीशंस फॉर ऑपरेटिंग में भी हो सकता है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने एंटीबायोटिक से प्रॉपरली वॉश किया है कि नहीं। जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो उस समय तक ग्राफ्ट कहाँ स्टोर हो रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो स्टेराइल है कि नहीं, जिस एनवायरनमेंट में आप करा रहे हैं वो स्टेराइल है कि नहीं, उस ओटी में कोई इन्फेक्टेड केस तो नहीं हुआ, वहां पे कहीं बैक्टीरिया तो नहीं है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको कैसे देखना चाहिए कि भाई इन्फेक्शन कम हो, क्योंकि शुरू के 3 से 5 दिन या 7 दिन तक तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। और इसमें आपको गाइडेंस बहुत जरूरी है कि कैसे अपने इन्फेक्शन को बचाया जाए। एंड ऑब्वियसली इट स्टार्ट्स विद द हाइजीन ऑफ द प्लेस वेयर यू आर गेटिंग योर हेयर ट्रांसप्लांट डन इन। तो इसका मतलब है कि जो जगह का सिलेक्शन है, जो क्लिनिक का सिलेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेरिलिटी को कुछ भी बीट नहीं कर सकता। अगर आपका प्रोसीजर अनस्टेराइल है और आपने एंटीबायोटिक्स दे दिए, उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है और सारा का सारा प्रोसेस जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है एक शॉक लॉस का फेज। शॉक लॉस के लिए आप तैयार हैं? आपने तो बेयर ट्रांसप्लांट करवाया ये सोच के कि बस अब 1 महीने में हमें बिल्कुल घनी दाढ़ी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि शॉक लॉस भी रियलिटी है। और कभी कभी जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं बेयर्ड के, उनमें भी शॉक लॉस हो जाता है, और ये परमानेंटली भी लॉस हो सकता है। क्योंकि जब हम स्लिट्स बनाते हैं तो उसमें एक तरह की इंजुरी है। अब ये इंजुरी किस तरह से की जा रही है, वेदर वो कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, जो पंचेस के साइज हैं वो क्या हैं, जो स्लिट का साइज है वो क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना कि जो भी एग्जिस्टिंग हेयर है वो डैमेज तो नहीं हो रहे। तो शॉक लॉस के लिए भी तैयार रहें, ये नॉर्मल है कुछ हद तक, लेकिन शॉक लॉस एक रियलिटी है जिसमें कि आपके एग्जिस्टिंग बाल भी परमानेंटली अफेक्ट हो सकते हैं।
फिर आता है ग्रोथ का फेज। आपने बेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और जो शुरू का फेज है 3 से 4 महीने, उसमें क्या केयर लेनी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही डिटरमिन करेगा कि किस हद तक आपका रिजल्ट सक्सेसफुल होगा। और जब हम प्रॉपरली केयर करते हैं गाइडेंस के थ्रू, हम जैसे जीएफसी के ट्रीटमेंट्स भी करते हैं बेयर ट्रांसप्लांट के बाद में, ताकि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं उनको हेल्प मिले ग्रो करने में। और उसके बाद में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा स्टर्डी आती है। अगर ये फ़ेज़ आपने लूज़ कर दिया, तो पैची ग्रोथ हो सकती है, अनइवन ग्रोथ हो सकती है। और एक बात मैं शुरू में बताना भूल गई कि जब हम प्लान करते हैं बेयर ट्रांसप्लांट, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम जब भी बेयर लाइन प्लान करें, तो वो कैसी हो? वो नेचुरल हो, स्ट्रेट हो, कुछ डिज़ाइनर बेयर लाइन हो, ये सब बहुत ज़रूरी है आपको सर्जन के साथ डिस्कस करना कि क्या बेड लाइन होनी चाहिए और किस तरीके से हम नेचुरल लुकिंग डेंस बेड पा सकते हैं बेड ट्रांसप्लांट के जरिए। और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो अनयूजुअल हो सकते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में कभी कभी ज़्यादा लोकल एनेस्थीसिया के डोजेज से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ये सब के रिस्क मिनिमल टू नेग्लिजिबल टू नॉन एग्जिस्टेंट है, अगर आपने एक क्वालिफाइड सर्जन और एक ऑथेंटिक फैसिलिटी चूज किया हो अपने वेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए। आई होप कि अगर आप बेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो, तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन है एंड इट हैज टू बी डन राइट द फर्स्ट टाइम, बिकॉज एवरी टाइम करेक्शन मे नॉट बी पॉसिबल। और अगर इंजरी ज्यादा होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हद तक नमनेस बहुत दिन तक परमानेंट भी रहती है। ऐसे भी पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनके बेयर ट्रांसप्लांट में स्लिट्स इतने क्लोज बनाए और इतने डीप बनाए गए कि उनको वहाँ पे परमानेंट नमनेस हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो फाइन प्रिंट में होता है, सोशल मीडिया में पता नहीं चलता। और टेक्निकलिटीज़ तो बहुत हैं बेयर ट्रांसप्लांट में, डायरेक्शन है, प्लानिंग है, कहाँ पे कितनी ग्राफ्ट लगाएँ, क्या डिज़ाइन करें बेयर लाइन को। तो ये सब चीज़ें टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि एक सर्जन आपको गाइड करते हैं और आपको इन्फॉर्म्ड रखते हैं कि देखिए ये हमारा प्लान इसके कारण से है, इसलिए हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, आपकी फेस को ऐसे सूट करेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो सर्जन और पेशेंट में डिस्कस होना चाहिए सर्जरी के पहले, ना कि बाद में पछताने के बाद। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो बेड ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।